अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे। आज लेक्चर नंबर 38 है और रिग्रेशन सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 7 है। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर। स्टूडेंट्स, रिसर्च में ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है। उसकी दो जो है वो कैटेगरीज हो सकती हैं, मसलन विन लूज या पास फेल या डेड अलाइव। मल्टीपल रिग्रेशन इसलिए सूटेबल नहीं है कि मल्टीपल रिग्रेशन में ये सलाहियत नहीं है कि वो कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल पे काम कर सके। और मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आमतौर पे कॉन्टीन्यूस या क्वांटिटेटिव होता है। फैमिली ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल हो उनको हम जनरलाइज्ड रिग्रेशन कहते हैं। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की दो कैटेगरीज हों तो उसको हम बाइनोमियल या बाइनरी रिग्रेशन कहते हैं, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की दो से ज़्यादा कैटेगरीज हों तो उसको हम मल्टीनोमियल रिग्रेशन कहते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्ट्स द लाइकलीहुड ऑफ अ कैटेगोरिकल आउटकम डिपेंडेंट वेरिएबल अकरिंग बेस्ड ऑन वन और मोर प्रिडिक्टर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लाइकलीहुड देखते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल है उसमें किसी चीज़ के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। और बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम दो यानी बाइनोमियल देखते हैं और दिस मीन्स दैट देयर कैन only be two possible outcomes such as yes or no, occurred or did not occur, or the effect of the predictor upon outcome is described in terms of an odds ratio। यानी मल्टीपल रिग्रेशन में तो हम इफेक्ट देखते थे यूनिट चेंज के हवाले से, जबकि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ऑड्स रेशो को देखेंगे। ऑड्स रेशो रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन ऑड्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ यूनिट चेंज इन द प्रेडिक्टर। Odds ratio greater than 1 indicates greater likelihood of an outcome occurring. If it is less than 1, outcome is less likely to occur, and if it is equal to 1, it represents no change. Odds ratio को हमने गौर से देखना है। और according to Tabachnik and Fidel, odds ratio represents the change in odds of being one of the categories of outcome when the value of the predictor is increased by 1 unit. The logistic regression allows you to test the model to predict categorical outcomes with two categories, or predictor independent variables can either be categorical or continuous or a mix of both in one model। यानी आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब अप्लाई करते हैं तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल तो लाजमी हमारा जो है वो कैटेगोरिकल होगा, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारा सिर्फ कैटेगोरिकल भी हो सकता है, सिर्फ कॉन्टीन्यूस भी हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकता है दोनों का। सो देयर इज़ अ फैमिली ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन टेक्निक्स अवेलेबल इन SPSS। मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो कि वेरिएबल की एंट्री के हवाले से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स अवेलेबल करती है। बाइनरी लॉजिस्टिक में आपने याद रखना है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी दो ही कैटेगरीज होंगी और ऑल प्रेडिक्टर वेरिएबल्स आर टेस्टेड इन वन ब्लॉक। इकट्ठे हम उनको देखते हैं टू असेस द प्रेडिक्टेबिलिटी वाइल कंट्रोलिंग द इफेक्ट्स ऑफ अदर प्रेडिक्टर्स इन द मॉडल। यानी हम एक वक्त में देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जबकि बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो इफेक्ट्स हैं वो कंट्रोल कर लिए जाते हैं। हमारी जो एग्जांपल है वो एक सर्वे किया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें ये देखा गया था कि लोगों की टर्नओवर इंटेंशंस क्या हैं। टर्नओवर इंटेंशंस का मतलब होता है कि लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना चाहते हैं, उनके अंदर ये ख्याल मौजूद है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा हो गया टर्नओवर इंटेंशंस, जिसमें 1 का मतलब था यस वो जाना चाहते हैं और 0 का मतलब था नो। जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो थे वो हमारे थे जेंडर, एज, टेन्योर यानी ईयर्स विद द करंट ऑर्गेनाइजेशन, सुपरवाइज़र, और यहाँ पर सुपरवाइज़र का मतलब था अब्यूसिव सुपरवाइज़र, और कोवर्कर्स का मतलब था नॉन सपोर्टिव कोवर्कर्स। आइए हम देखते हैं कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो क्या बनता है। What factors predict the likelihood of employees showing
टर्नओवर इंटेंशंस। आइए देखते हैं एग्जांपल में। ये हमारे पास एक फाइल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के नाम से। आएंगे एनालाइज में, रिग्रेशन में, और यहाँ से बाइनरी लॉजिस्टिक में। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा टर्नओवर इंटेंशन है, इसको डिपेंडेंट लिस्ट में ले जाइए। बाकी के सारे वेरिएबल्स हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनको आप कोवेरिएट वाले टेबल में ले जाइए। और ये जहन में रहे कि यहाँ पर जो मेथड है वो एंटर ही सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं बतौर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो फिर आप कैटेगोरिकल वाले टैब को क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ये देखिए, आपको याद होगा कि SPSS में ये जो निशान है, ये सिंबल है, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का है। तो सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आप कैटेगोरिकल कोवेरिएट्स में ले जाइए एक दफ़ा, और उसके बाद आपने इनको कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना है तीनों को। अब ये हाईलाइट हो गए, तो यहाँ से आपने चेंज कंट्रास्ट में आना है, फर्स्ट कर देना है, और उसके बाद चेंज करेंगे। अब आप देखिए सबके साथ फर्स्ट लिखा आ गया। इसका मतलब है कि ये सिलेक्ट हो गए। ये क्यों हमने किए हैं ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपने ऑप्शंस में आना है। ऑप्शंस में आपने हॉस्मर, लेमशो, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को क्लिक करना है, केस वाइज डायग्नोस्टिक्स को टिक करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ऑड्स रेशियो को क्लिक करना है, और उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है और आपने ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो ढेर सारे आपको जो है वो मॉडल मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप केस प्रोसेसिंग समरी देखिए कि आपके टोटल जो केसेस थे वो कितने हैं, आपका सैम्पल साइज़ क्या है। उसके बाद आप दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल इनकोडिंग में देखिए कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को 0 और 1 में इनकोड किया गया है। और उसके बाद हमारा जो पहला टेबल आता है उसको हम क्लासिफिकेशन टेबल कहेंगे, और ये ब्लॉक 0 में है। ब्लॉक 0 ऐसा हमारा मॉडल बनता है जिसमें हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एंटर नहीं किया होता, और हम देखते हैं कि बगैर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एंटर किए गए हमारा जो मॉडल बन रहा है वो मॉडल कितने % जो है वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है वेरिएबल्स को। तो ये 57.3 इसने जो है इसकी प्रेडिक्शन आई है। जो लोग टर्नओवर इंटेंशंस जो है वो नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, ये देखिए, ये चूँकि ये ज़्यादा है लिहाजा ये 57.3 है, और ये हमारा बेस के तौर पे काम करेगा। हम इसके साथ कंपेयर करेंगे अपने अगले मॉडल्स को। आगे आ जाइए ब्लॉक 1 में, और ये देखिए ओमनीबस टेस्ट है। ये टेस्ट हमें ये बताता है कि क्या हमारा मॉडल फिट है। इसके लिए हमारे जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनको 0.05 से कम आना चाहिए, और देखिए हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू 76.02 है और ये 0.05 से कम है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। उसके बाद अगली टेबल है, इसको मॉडल समरी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्यूडो आर स्क्वेयर्स हैं। ये एक्चुअल आर स्क्वेयर तो नहीं है जो कि मल्टीपल रिग्रेशन में अवेलेबल होता है। हमारे पास दो तरह के आर स्क्वेयर हैं, एक कॉक्स एंड स्नेल आर स्क्वेयर और एक नेजल करके आर स्क्वेयर है। कॉक्स एंड स्नेल आर स्क्वेयर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में सिर्फ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हों, और नेजल करके हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मिक्स हों कैटेगोरिकल और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स के। यहाँ पर हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल भी है, कॉन्टीन्यूस भी है, लिहाजा हम नेजल करके की वैल्यू देखते हैं और ये 0.363 है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 36.3 है। इसका मतलब है कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ने डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर 36.3% जो वेरिएशन है वो एक्सप्लेन की है। और उसके बाद हमारा अगला जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है वो हॉस्मर एंड लेमशो टेस्ट है। इस टेस्ट की वैल्यू याद रखिए बाकी टेस्ट से डिफरेंट होती है। इसकी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आनी चाहिए। अब इसकी 0.05 से ज़्यादा आई है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो टेस्ट है बिल्कुल ठीक है और हमारा मॉडल बिल्कुल फिट है। और उसके बाद ये क्लासिफिकेशन टेबल में आ जाइए। जो ब्लॉक 0 वाला क्लासिफिकेशन टेबल था, देखिए ये इसकी 57.3% थी प्रेडिक्शन, जबकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब ऐड किए तो ये इम्प्रूव हो गया और ये 75.1 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ऐड करने के बाद बेहतर हो गया और काफ़ी बेहतर हो गया। दैट इज़
75.1 है। उसके बाद अगला जो टेबल हमने देखना है वो है वेरिएबल्स इन द इक्वेशन टेबल। इस टेबल को आप देखेंगे और ये जो सेकंड कॉलम आप देख रहे हैं बी वैल्यूज़, ये बी वैल्यूज़ हमें ये बताती हैं कि क्या इन्फ्लुएंस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे जेंडर, एज, टेन्योर, कोवर्कर और सुपरवाइज़र। आइए देखते हैं। देखिए जेंडर जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, इसकी वैल्यू 0.73 है। इसी तरह एज भी इनसिग्निफिकेंट है, इसकी वैल्यू 0.66 है, 0.05 से कहीं ज़्यादा है ये दोनों। और याद रखिए कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वाल टेस्ट करते हैं, ये वाल टेस्ट की वैल्यूज़ हैं जिसकी सिग्निफिकेंस हम देख रहे हैं। दूसरे टेस्ट में हम एफ टेस्ट या टी टेस्ट करते हैं, इसमें वाल टेस्ट स्पेशल टेस्ट है इसका। अच्छा, उसके बाद आइए देखते हैं कि हमारा अगला जो सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स हैं वो हैं टेन्योर, कोवर्कर और सुपरवाइजर्स। ये तीनों जो हैं वो इनकी वैल्यू 0.05 से कम है। टेन्योर की वैल्यू भी वैल्यू नेगेटिव आई है। इसका मतलब ये है कि जितना टेन्योर किसी एम्प्लॉय का ज़्यादा हो जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी जो लाइकलीहुड है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की, टर्नओवर इंटेंशंस उतनी उसकी कम हो जाएंगी। इसी तरह जो कोवर्कर है, तो जितना ज़्यादा कोवर्कर्स अनसपोर्टिव होंगे तो उतना ही लाइकलीहुड है कि वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की इंटेंशन रखेगा। इसी तरह अब्यूसिव सुपरवाइज़र, जितने ज़्यादा अब्यूसिव होगा सुपरवाइज़र उतने ज़्यादा लोगों की जो प्रोबेबिलिटी है या लाइकलीहुड है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देने की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये 0.71 बढ़ेगी, 1.98 बढ़ेगी और ये माइनस है, इसका मतलब है कि ये कम होगी, डिक्रीज़ होगी, 0.448 डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसके बाद हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट टेबल है वो है ऑड्स रेशो। ये आपको ये वाला जो एक्सपेक्टेड भी लिखा नज़र आ रही है, ऑड्स रेशो है। ऑड्स रेशो जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि ये 1 से ज़्यादा हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है। ये देखिए कि सबसे ज़्यादा आई है कोवर्कर्स की 7.27। इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि जितने ज़्यादा कोवर्कर्स अनसपोर्टिव होंगे, जो लोग ये समझते हैं कि उनके कोवर्कर अनसपोर्टिव हैं, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने की जो ऑड्स हैं वो 7.27 ज़्यादा हैं। यानी कि दे आर लाइकली टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन 7 टाइम्स हायर देन दोज जो ये समझते हैं कि उनके कोवर्कर्स सपोर्टिव हैं। तो नॉन सपोर्टिव कोर वर्कर्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाने की जो ऑड्स हैं वो 7.27 है। इसी तरह जो सुपरवाइज़र एब्यूसिव है, ये भी देखिए 1 से ज़्यादा है इसकी वैल्यू। इसका मतलब भी ये है कि जितना ज़्यादा लोग ये रिपोर्ट करेंगे कि उनका सुपरवाइज़र एब्यूसिव है, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी वो more likely to have turnover intentions as compared to those जिनके सुपरवाइज़र अब्यूसिव नहीं है। और उसके बाद ये देखिए, ये दोनों वेरिएबल जो थे कोवर्कर और सुपरवाइज़र, ये दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल्स थे, जबकि टेन्योर जो था ये आपको याद हो ये नंबर ऑफ़ ईयर्स विद द करंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जितने ज़्यादा एक वर्कर की उस ऑर्गेनाइजेशन में एफिलिएशन होगी, जितना ज़्यादा उसका स्टे होगा, उतना ही उसके कम चांसेस हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े। यानी 1 साल मिसाल, अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि जो वर्कर 1 साल ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा तो उसके उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के जो ऑड्स हैं वो 0.639 जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये हमारी ओवरऑल इंटरप्रिटेशन होती है हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। आज हमने बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की 2 ही आउटकम्स होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन की समझ आ गई होगी। और मैंने आपको रिग्रेशन अजम्पशंस इसमें डिस्कस नहीं की, वो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, वो आप देख लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।